MOA and AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हाय फ्रेंड्स, आज हम बेसिकली यही दो चीज समझने वाले हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। बेसिकली कंपनी, किसी भी तरीके की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी हम अगर इनकॉर्पोरेट करने जाते हैं, उनकी अगर इनकॉर्पोरेशन करते हैं, तो ये डेटा बहुत ही जरूरी है और इसकी ड्राफ्ट कॉपीज बेसिकली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ROC को फाइलिंग करनी पड़ती है प्रायर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ये डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होती है, इसमें कंपनी के सारे फंडामेंटल डेटाज होते हैं। मतलब कंपनी की बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, या उसका नाम क्या होना चाहिए, ऑफिस क्या होना चाहिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह, ये सारी चीजें रहती है। And as per section 5 of the Companies Act 2013, article of association basically rules and regulations frame रखती है, डायरेक्टर्स के नाम वगैरह वगैरह, कि किस तरीके से वो कंपनी गवर्न होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज इन दोनों के ड्राफ्टिंग को पूरा ब्रीफली अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। बने रहिए इस वीडियो में पूरे एंड तक और आइए समझते हैं किस तरीके से MOA एंड AOA ड्राफ्ट होता है, बहुत ही सरल, सीधा और क्लियर वे में। तो बात करते हैं फर्स्ट स्टेज में हम MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में। तो बेसिकली MOA अगर हम ड्राफ्ट करने जाते हैं तो इसमें बेसिकली 6 डिफरेंट क्लॉजेस होते हैं। पहला क्लॉजेस है नेम क्लॉज। नेम क्लॉज मतलब कंपनी का नेम क्या होना चाहिए, ये बहुत वाइटल क्लॉज है। सेकेंड है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस कहां होनी चाहिए, उसका एड्रेस क्या है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसको हम और डिस्क्रिप्टिव मैनर में अंदर देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी बेसिकली क्या बिजनेस करना चाहती है वो। फोर्थ इज लायबिलिटी क्लॉज, इस कंपनी में किसी भी तरीके का लायबिलिटी जनरेट हो, ये लायबिलिटी कौन लेंगे वो। फिफ्थ इज कैपिटल क्लॉज, कैपिटल मतलब कितना इन्वेस्टमेंट होने वाले पैसे इस कंपनी में इनके बिजनेस की वजह से, ये कैपिटल क्लॉज फिफ्थ। सिक्स्थ एंड लास्ट क्लॉज है सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मतलब इनमें जो शेयर्स बनेंगे, इस कंपनी के जो शेयर्स बनेंगे, वो शेयर्स किस में डिवाइड होंगे, कौन कौन इसका सब्सक्रिप्शन लेगा, कौन कौन शेयर लेगा, वो डिस्क्रिप्शन हो रही है। तो ये पांचों छह क्लॉजेस मिला के कंबाइन करके कंपाइल करके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है। तो आइए हम अभी रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने ड्राफ्ट किया हुआ है। ECNC मैनेजमेंट लैब एक कंपनी है जिसके तहत हमने उसका एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट किया हुआ है पर्सनली, तो हम उसे शेयर करना चाहते हैं आप लोगों के साथ एकदम ब्रीफली नीट एंड क्लीन मैनर में। तो पहला आप देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये फॉर्मेट है द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ECNC मैनेजमेंट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ कंपनी का नाम जो है ECNC मैनेजमेंट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ फ्रेंड्स, आपके जो भी कंपनी होंगे, जो भी उसका नाम होगा, वो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हम जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सबसे पहला नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में देखिए यहाँ पे द नेम ऑफ द कंपनी इज ECNC मैनेजमेंट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड सेकंड जो क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस क्लॉज, जो है देखिए ये कंपनी, इसकी रजिस्टर्ड एड्रेस वैसे 113/41 RN मुखर्जी रोड कोलकाता विद पिन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये आपको मेंशन करनी है। आप जब ड्राफ्ट करेंगे तो आपकी कंपनी का जो बेसिकली एड्रेस होनी है, वो जो बनाने वाले हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। थर्ड है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी अगर आप देखें तो, ऑब्जेक्टिव मतलब ये कंपनी बेसिकली क्या बिजनेस करना चाहती है, वो सारे चीज मेंशन होने चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। फर्दर ये क्लॉज फ्रेंड्स 3 डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड किए गए। पहला सब कैटेगरी है मेन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज का मेन क्लॉज। दूसरा जो सब कैटेगरी हम नीचे देखेंगे, एंसिलियरी एंड इंसिडेंटल क्लॉज। एंड तीसरा जो सब कैटेगरी है इसका, वो हो गया अदर ऑब्जेक्ट्स या अदर क्लॉज। तो बेसिकली ये तीनों चीजें क्यों ऐसे डिवाइड किए गई है फ्रेंड्स, तो इसमें ब्रीफली हम समझते हैं इसके बारे में। पहला जो है मेन क्लॉज, बेसिकली ये जो कंपनी हमने ड्राफ्ट किया हुआ है, ये कंपनी, इसका प्राइमरी काम रहेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या आईटी रिलेटेड डेवलपमेंट, डेटा प्रोसेसिंग या कम्युनिकेशन सिस्टम का बिजनेस करना, नॉलेज प्रोसेसिंग, BPO बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इन सब तरीके का ये बिजनेस करना चाहता है। प्राइमरी पहला बिजनेस इसका ये रहेगा। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डाली हुई है। ये क्लॉज जो है बेसिकली फ्रेंड्स, ये क्लॉज कंपनी टू कंपनी डिफर होती है। आप जो भी कभी कंपनी फॉर्म करने वाले हैं, उनके सारे ऑब्जेक्टिव्स आप एक व्हाइट पेपर में अच्छी तरीके से जरूर पूछे उनसे और नोट डाउन करें कि उनका प्राइमरी बिजनेस क्या होगा, क्योंकि ये बहुत वाइटल क्लॉज है और उनके बिहाफ पे, वो ऑब्जेक्टिव्स के बिहाफ पे ही ये ऑब्जेक्ट क्लॉज के तीनों पार्ट्स को हमें ड्राफ्ट करनी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में, बेसिकली यहाँ पे
डिफरेंट काइंड का बिजनेस, ये जो आईटी और आईटी एनेबल्ड बिजनेस ये करना चाहता है, ये इसका मेन क्लॉज होगा। ये इसका पहला क्लॉज। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये पूरा ड्राफ्ट अगर आप ध्यान से पढ़े तो आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड एंटायर बिजनेस बेसिकली ये यहाँ पे करना चाहता है। ये फर्स्ट क्लॉज में हमने मेंशन किया हुआ है। सेकंड क्लॉज जो इसका पार्ट है, सेकंड पार्ट है एंसिलरी और इंसिडेंटल पार्ट। इसमें वो चीजें हैं जो बेसिकली थोड़ा बहुत फर्स्ट क्लॉज में, प्राइमरी क्लॉज में, मेन ऑब्जेक्ट में जो हमने छोड़ा हुआ है वो सारी चीजें हैं। जैसे कि पकड़ लीजिए ट्रेडिंग ऑफ इक्विपमेंट्स हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, या पकड़ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर हो गया, या कुछ मशीनरीज जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एसोसिएटेड है उनका रिपेयर हुआ, कुछ प्लांट मशीनरीज, आईओटी इक्विपमेंट्स अगर हो गए, कुछ गवर्नमेंट के कुछ एग्रीमेंट्स हो गए, या गवर्नमेंट के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो गया रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज और हार्डवेयर इक्विपमेंट सर्विसेज, या इंजीनियरिंग सर्विसेज, फिटिंग सर्विसेज अगर हो आईटी और आईटी रिलेटेड, तो ये आप देख सकते हैं कि मेन क्लॉज से कुछ हद तक अलग हटके ये क्लॉजेस है, जहां पे बिजनेस तो आईटी और आईटी के साथ ही हो रहा है, बट साथ में उसके एसोसिएटेड कुछ बिजनेस एंसिलियरीज बिजनेसेस है, वो भी यहाँ पे हमने इंक्लूड किया हुआ है। इवन नॉट ओनली दैट, आईटी बिजनेस की वजह से आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, कोई कॉर्पोरेट बॉडी के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं शेयरिंग प्रॉफिट्स के हिसाब से, या शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट के हिसाब से, या आप जॉइंट वेंचर कर रहे हैं इनटू द सेम बिजनेस, ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है एंटायर थिंग। इनके अलावा जो आप थर्ड क्लॉज देखेंगे, बेसिकली थर्ड क्लॉज इज द अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज। अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट में और एंसिलरी ऑब्जेक्ट में मेंशन नहीं है, लेकिन आप करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करें। तो क्योंकि हमारी ये क्लाइंट फ्रेंड्स, ये क्लाइंट वेरियस अदर बिजनेस में भी एंगेज होना चाहती है इस फर्म के ईसीएनसी मैनेजमेंट लैब, ये जो फर्म है इस अम्ब्रेला के अंडर में, और वो बहुत सारा बिजनेस करना चाहती है जैसे उसने मुझे बताया। तो मैंने ऑब्जेक्ट क्लॉज में और बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस, आई मीन शॉप्स बनानी है, कुछ ट्रेडिंग बिजनेस है, कुछ बिल्डिंग्स बनाना है, रियल एस्टेट का बिजनेस हो गया, कुछ इलेक्ट्रिकल का बिजनेस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस हो गया, कुछ रेंट का बिजनेस हो गया, फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस हो गया, कुछ ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस हो गया, या किसी भी तरीके का मटेरियल डील करना, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, कुछ एजुकेशनल मटेरियल एक्सपोर्ट करना, या किसी भी तरीके का फूड एंड फूड आइटम्स एक्सपोर्ट करना, बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस, या एप्पल्स, या फिटिंग्स, या क्लॉथ एंड क्लॉथ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना, मैन्युफैक्चर करना, केमिकल रिलेटेड वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ, मैंने जो जो उसने मुझे बताया मैंने उसे ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्ट करके मैंने इसे क्या किया, अदर ऑब्जेक्ट वाले ये पार्ट में मैंने वो सारे चीजों को मेंशन किया। तो बेसिकली फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों क्लॉजेस, यहाँ पे मेन ऑब्जेक्ट, एंसिलरी क्लॉज एंड अदर ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट में मैंने बेसिकली मेरे क्लाइंट के मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे फुलफिल करने का कोशिश किया है। ये तीनों ऑब्जेक्ट बेसिकली बहुत वाइटल चीज है। ऑब्जेक्ट क्लॉज के ये तीन पार्ट्स जो होते हैं ये बहुत ही वाइटल है, और इसे आप बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के वक्त लेके इसे ड्राफ्ट करें, और ना कि अकेले, अगर जरूरत पड़े तो क्लाइंट एंड क्लाइंट के शेयर होल्डर्स के साथ बैठ के अच्छी तरीके से सोच के समझ के आप ये सारे क्लॉजेस को ड्राफ्ट करें। और एक बात का ध्यान रखें कि इसको ड्राफ्ट करने से पहले कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शंस जरूर देख लें, क्योंकि ऐसा कोई बिजनेस जो बेसिकली नॉट वैलिड बाय लॉ है वो सारे बिजनेस यहाँ पे ना डालें, क्योंकि क्लाइंट कुछ भी बोल सकता है। हर वो चीजें यहाँ डालने की कोशिश ना करें जो चीज बेसिकली नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। किसी भी तरीके का ऐसा बिजनेस जो इलीगल है वो बिजनेस यहाँ पे बिल्कुल ना डालें। उसके अलावा आप इसको ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्लॉज खत्म हुआ। थर्ड जो पार्ट है फ्रेंड्स, थर्ड हम जिस पार्ट पे आएंगे वो है लायबिलिटी क्लॉज। तो लायबिलिटी क्लॉज बेसिकली क्या होती है कि ये बिजनेस जब चलता है, ये बिजनेस चलते चलते किसी भी तरीके का लायबिलिटी अगर इस फर्म पे कैरी ऑन हो, इस फर्म पे आए, तो वो लायबिलिटी किस हद तक किसके ऊपर जा सकती है। तो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड मतलब शेयर होल्डर्स की जो सब्सक्रिप्शंस है, सब्सक्रिप्शंस को मद्देनजर रखते हुए लायबिलिटी उस हद तक पास ऑन हो सकती है। एंड देन फिफ्थ क्लॉज जो फ्रेंड आप देख सकते हैं वो कैपिटल क्लॉज। तो हमने यहाँ पे क्योंकि इनका कैपिटल क्लॉज में इन्होंने ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपीस रखा हुआ है, तो वो 5 लाख रुपीस हमने मेंशन किया हुआ। आप चाहे तो 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जितना भी हो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और वो जो ऑथराइज कैपिटल है उसको आपने क्या करनी है, इक्विटी शेयर्स में डिवाइड करनी है। तो यहाँ हमने इक्विटी शेयर्स में उसको डिवाइड किया हुआ 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब एक एक शेयर का 10 रुपए यहाँ पे कीमत हमने लगाया हुआ है। विद द पावर, पावर भी दिया हुआ है टू इंक्रीज डिक्रीज कंसोलिडेट ऑफ द शेयर कैपिटल एंड
with also the power to issue its share capital with differential voting rights and may divide into different cases। तो ये सारे कंडीशंस हमने यहाँ पे डाल के ये कैपिटल क्लॉज में डाल दिया हुआ है। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये सोचने वाली बात है और ये बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट करने वाली बात है। इस क्लॉज में बेसिकली जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स बनने वाले, जो सब्सक्राइब करने वाले शेयर्स का, उनका बेसिकली क्या है कि टेबुलेटेड फॉर्मेट में उनके सारे डिस्क्रिप्शंस होने चाहिए और यहाँ पे विटनेस भी होना चाहिए और वो कितने शेयर्स परचेज कर रहे हैं, आई मीन वो कितने शेयर्स एक एक सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो शेयर सब्सक्रिप्शन का पूरा इंटायर पैटर्न होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाले लास्ट जो क्लॉज है MOA का, वो है सब्सक्रिप्शन क्लॉज और यहाँ पे इस फॉर्मेट पे आपको ये बनाने होंगे। जैसे कि 2 यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, वो आप देख सकते हैं। पहला है उनका नाम राजेश कुमार गुप्ता, वो डायरेक्टर है, उनका एड्रेस यहाँ पे हमने क्या हुआ है, ये फर्स्ट वाले सेल में डाला हुआ है। उन्होंने 25,000, जैसे आपने पिछले देखा पीछे की 50,000 शेयर्स पूरा इशू हुआ है, तो 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स इन्होंने लिया हुआ है। और सेकंड जो हमारे सब्सक्राइबर है वो है सुनील कुमार लखोटिया, ये भी डायरेक्टर, इनकी एड्रेस वगैरह दी गई है, ये भी 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स लिया हुआ है। और क्या है, इसे विटनेस कर रहे हैं एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, पार्क स्ट्रीट कोलकाता के। तो ये विटनेस कॉलम भी होना जरूरी है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टेकन बाय ईच सब्सक्राइबर, ये भी जरूरी है। और सब्सक्राइबर का फुल नेम एड्रेस विद ऑक्यूपेशन यहाँ डालना जरूरी है। तो हमारे यहाँ क्योंकि ये 2 थे तो हमने 2 डाला हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपके 3 4 5 अगर एडिशनल और पेजेस लगे तो आप उसे एनक्लोज करके डेफिनेटली कैरी ऑन कर सकते हैं, बट विटनेस डालना ना भूले, विटनेस जरूर रखें फाइनली। और बेसिकली विटनेस कोई एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप रखें, वो सही होती है। तो ये प्रोसेस है बेसिकली आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज। आफ्टर दैट फाइनली आपको यहाँ पे डेट एंड प्लेस डालनी होती है। तो ये तरीका एक सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है, रॉकेट साइंस बिल्कुल नहीं है। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी का अगर आपको बनाना चाहे तो बहुत इजीली तरीके से, एकदम बहुत ही आसान तरीके से, थोड़े बहुत डिस्कशन और थोड़े बहुत वर्क एनालिसिस के बाद आपका ये तैयार हो जाता है। तो एज पर द कंपनी एक्ट 2013 जो मैंने आपको कहा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रहना बहुत ही जरूरी है, ये एक वाइटल डॉक्यूमेंट है वाइल इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी। एक कंपनी को अगर आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो आरओसी रजिस्टर्ड ऑफ कंपनीज को सबसे पहले MOA एंड AOA की ड्राफ्ट कॉपीज देनी बहुत जरूरी होती है। वो ड्राफ्ट कॉपी फर्दर अप्रूवल होने के बाद, चेक एंड क्लियरेंस होने के बाद ही आपका ये स्टेप आगे जाता है कंपनी फॉर्मेशन की तरह। ठीक है, तो ये एंटायर प्रोसेस है फ्रेंड्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए। आइए फ्रेंड्स अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप में चले, जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, MOA एंड AOA दोनों इकट्ठे आपको भेजनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनीज को। बात करते हैं हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। अब तक हम लोगों ने देखा MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बट अब एक और वाइटल ड्राफ्टिंग डॉक्यूमेंट ये भी है जो चाहिए होती है, दैट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो इनके मेन क्लॉजेस आइए हम लोग देख लें। मेन क्लॉजेस जो है वो प्रिलिमिनरी है, प्राइवेट कंपनी, शेयर्स, जनरल मीटिंग, वोट्स ऑफ मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, माइन्यूट्स, द सील, अकाउंट्स, ऑडिट, वाइंडिंग अप एंड सब्सक्रिप्शन। ये कुछ मेन क्लॉजेस है जो बेसिकली हमें यूज करनी है वाइल ड्राफ्टिंग ऑफ AOA, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये कुछ मेन क्लॉजेस यूज करके हम उसे अभी आज सीखेंगे। तो आइए दोस्त हम उसे आगे देखते हैं। ये एक ब्रीफ जो मैंने जैसे कहा, मैंने एक ड्राफ्ट किया हुआ है, वो ECNC मैनेजमेंट लैब्स प्राइवेट लिमिटेड उनका। तो उनका देखिए अब प्रिलिमिनरी में बेसिकली जो है, the regulations contained in table A in the first schedule of the Companies Act 2013 shall apply to this company so far only as they are not inconsistent with any other of the provisions contained in the regulation and made in this regulation। तो बेसिकली जो भी यहाँ पे टेबल ए में जितने सारे हैं रेगुलेशंस जो मेंशन किया गया है, वो यहाँ पे अप्लाई होती है। ये रेगुलेशंस देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ भी है, एक्ट मींस कंपनी एक्ट 2013 or any statutory modifications or reenactment thereof from time being enforced, the company means ECNC Management Labs Private Limited। तो ये यहाँ पे फॉर्म किया हुआ है। डायरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे समझाया गया है, डायरेक्टर्स मींस द डायरेक्टर फ्रॉम द टाइम बीइंग ऑफ द कंपनी or as the case may be the directors assembled at a board। seal बेसिकली जो seal यूज होती है कंपनी का एज अ मार्क किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे। the seal means the common seal of the company unless the context otherwise requires word or expressions contained in this regulation shall bear the same meaning
as in the act or any statutory modifications thereof in force at the date at which this regulations become binding on the company. तो कॉमन सील बेसिकली कंपनीज लॉ में हम लोगों ने कॉमन सील पढ़ा हुआ है। कॉमन सील जो कंपनी का कॉमन रबर स्टैंप या रबर सील जो यूज होती है उनके काफी फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशंस में, तो ये कॉमन सील की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हुई हुई है। नेक्स्ट पार्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मींस कंपनी को एटलीस्ट प्राइवेट लिमिटेड किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 या सेक्शन 1 सबसेक्शन 1 के तहत कंपनीज एक्ट के तहत ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी डिफरेंट तरीकों से डिफाइन की जाती है, जो यहाँ पे डेफिनेशंस में आगे पढ़ नहीं रहा हूं फ्रेंड्स, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, चाहे तो पॉज करके ये रेगुलेशंस आप पढ़ सकते हैं। वीडियो को बहुत ज्यादा नहीं खींचना है, इसे ब्रीफ एंड कंपाइल रखना है, दैट्स व्हाई मैं इसे आगे जाता हूँ। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कुछ मैनर्स, कुछ कंप्लायंसेस, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स यहाँ पे सब डाले हुए, वो आप देख लें। नेक्स्ट, शेयर्स। शेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, शेयर्स जो यहाँ पे मेंशन किया गया, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा था एमओए में कि यहाँ पे ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख रुपीस है, जो है यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, जो डिवाइडेड है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, ठीक है। और इसे इंक्रीज डिक्रीज करने का ये सारा पावर उस क्लॉजेस में वहां भी दिया हुआ था जो हमने यहां दिया हुआ है। द कंपनी, सेकंड देखिए, फिफ्थ पार्ट जो है, द कंपनी शैल हैव पावर टू इशू प्रेफरेंस शेयर इंक्लूडिंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इन अकॉर्डिंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18 एंड 85 ऑफ द एक्ट और एनी स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशंस देयरऑफ। तो कुछ भी अगर हो तो कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू कर सकती है, ये भी यहाँ पे दिया गया है। द कंपनी शैल हैव द पावर टू इशू शेयर्स एट अ डिस्काउंट सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन सेक्शन 79 ऑफ द एक्ट और एनी स्टैट्यूटरी मॉडिफिकेशंस देयरऑफ। तो डिस्काउंट शेयर भी इशू कर सकती है डिस्काउंट के प्रोसेस में, ये भी कंपनी के पास पावर्स है। नेक्स्ट 7 में देखिए, शेयर्स एट द डिस्पोजल ऑफ द डायरेक्टर, तो ये भी एक क्लॉज है, ये आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ ले, वो आपको समझ में आएंगी। नेक्स्ट इज इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेयर्स, इंस्टॉलमेंट ऑफ द शेयर्स का क्लॉजेस भी यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है, वो भी आप ध्यान से पढ़े, स्क्रीन पे पॉज करके, आपको ये भी समझ में आएगी। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू अदर्स, किस तरीके से अदर्स को हम ट्रांसफर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, वो भी आप ध्यान से यहाँ पे देख ले, आपको जरूर समझ में आएगी। आफ्टर दैट ट्रांसफर ऑफ शेयर्स फ्रॉम वन मेंबर टू अदर, मतलब एक जो सब्सक्राइबर है उससे दूसरे सब्सक्राइबर में किस तरीके से हम ट्रांसफर करें, या कोई वो रिलेटिव है, या इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर किस तरीके से ट्रांसफर होती है, वो फेनोमेना हमने यहां डाला हुआ है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज ये भी है। नेक्स्ट इज रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द डायरेक्टर, डायरेक्टर अगर कभी भी रिफ्यूज करता है किसी भी तरीके का शेयर्स ट्रांसफर करने में, तो उस पे हम क्या, मतलब किस तरीके से वो प्रोसेस करना है क्या नहीं, वो हम यहाँ पे इस क्लॉज में देख रहे हैं। तो ये बहुत वाइटल जो है, ये शेयर वाला क्लॉज बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट होता है, ये पार्ट हमें इस तरीके से बेसिकली ड्राइव करनी होती है। और अगर आपके क्लाइंट्स कुछ अलग तरीके का आपको बताएं, या आपकी कंपनी में कुछ अलग आपको लगता है कुछ अलग तरीके से करनी चाहिए, कुछ अलग कंडीशंस होंगे, तो आप यहाँ पे चेंज उसे कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ऑथराइज कैपिटल, इक्विटी प्राइस या नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूज वगैरह वगैरह, ये सर आप अलग तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जनरल मीटिंग किसी भी कंपनी में बेसिकली अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 जनरल मीटिंग करवानी जरूरी है। पहला जनरल मीटिंग 18 मंथ्स में होना चाहिए कंपनी फॉर्मेशन के बाद, और देन आफ्टर एवरी 15 मंथ पे एक एजीएम यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग करनी बहुत जरूरी है। और मीटिंग करने के बाद आरओसी को, मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, इस मीटिंग की जो भी माइनूट्स निकलते हैं वो फाइलिंग करनी जरूरी होती है। नॉट ओनली दैट, जनरल मीटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है कंपनी का सेहत क्या है, कंपनी का हेल्थ वेल्थ एवरीथिंग, या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स या फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, वो सारी चीजें जनरल मीटिंग में डिस्कस होती है। जनरल मीटिंग में डिस्कस होने के बाद वो माइनूट्स के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनीज, स्टेक होल्डर्स सबको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये पार्ट आपको किस तरीके से करनी है, क्या क्या करनी है, वो आपको एओए में जरूर मेंशन करना जरूरी है, और वो वहां पे हम लोगों ने मेंशन किया। जनरल मीटिंग में एक्सक्लूजन ऑफ जनरल प्रोविजन ऑफ द एक्ट जो है सेक्शन 171 टू 186 जो एक्ट में ये प्रोविजन डालता है, वो हमने दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट नंबर 14 देखिए, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि 18 महीने इनकॉर्पोरेशन होने से 18 महीने के अंदर में आपको वो एनुअल जनरल मीटिंग करनी बहुत जरूरी है, और देन आफ्टर 15 मंथ्स में आपको करनी जरूरी है। क्वारम, यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पे 2 मेंबर थे, तो हम लोगों ने क्या हुआ, क्वारम फॉर जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी शैल बी 2 मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन, वो होना जरूरी है।
and notice an annual general meeting of the company may be convened by giving not less than 21 notice in writing. All other general meetings may be convened by giving not less than 7 days notice in writing. It shall not be necessary for the board to annex explanatory statement to the notice calling general meeting. तो ये notice भी काफी important है, बहुत जरूरी है. The accidental omission to give any such notice to, or the non-receipt of any such notice by any of the members to whom it should be given shall not invalidate any resolution passed or proceeding held at any meeting. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर नोटिस भेजने के बाद किसी भी मेंबर को अगर नोटिस मिलता नहीं है किसी भी कारणवश या बाद में मिलता है, और अगर उसके बाद वो अगर वहां प्रेजेंट नहीं रहते हैं मीटिंग में, तो क्या है, उस मीटिंग की कुछ भी रेजोल्यूशन हो वो इनवैलिड नहीं होंगी. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. प्रोसीडिंग्स एट जनरल मीटिंग में बेसिकली क्या क्या प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए. नो बिजनेस शैल बी ट्रांजैक्टेड एट एनी जनरल मीटिंग अनलेस अ क्वारम ऑफ मेंबर्स इज प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन द मीटिंग प्रोसीड टू बिजनेस. मतलब क्वारम में हमने जितना मेंबर वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है एओए में, अगर उतनी मेंबर अगर फिजिकली नहीं आती तो वो मीटिंग होगा नहीं, एज इफ जैसे हमने बताया. द चेयरमैन, नेक्स्ट 19 पॉइंट, द चेयरमैन इफ एनी ऑफ द बोर्ड शैल preside as chairman at every general meeting of the company. तो चेयरमैन क्या है, प्रेसाइड करेंगे ऑलवेज. If there is no such chairman, or if he is not present within 15 minutes of the time appointed for holding the meeting, or is unwilling to act as chairman of the meeting, the directors present shall elect one of their one of their number to be chairman of the meeting. तो अगर वो किसी भी तरीके से खुद को रिस्ट्रेन करते हैं, नहीं जाते हैं, तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस डायरेक्टली डायरेक्टर्स अपने इन बिटवीन से किसी भी एक मेंबर को वहां पे एज ए चेयरमैन टेम्पोरली असाइन कर सकते हैं वहां जाने के लिए. The chairman may, with the consent of any meeting at which a quorum is present, and shall, if so directed by the meeting, adjourn the meeting from time to time and from place to place. तो डायरेक्टर को ये पावर दिया गया है, वो एडजर्न कर सकते हैं. No business shall be transacted at any adjourned meeting. कोई भी adjourned meeting में कोई भी business transact नहीं हो सकता है. Where a meeting is adjourned for 30 days or more, notice of the adjourned meeting shall be given as in the case of an original meeting. Notice देनी बहुत जरूरी है. Any business other than upon which a poll has been demanded may be proceeded with pending the taking of the poll. किसी भी तरीके का business हो, any business other than that upon which a poll has been demanded may be proceeded. जो पोल डिमांड करता है वो प्रोसीड किया जा सकता है. पेंडिंग द टेकिंग ऑफ पोल, कोई पोल चल रही है बट जो पोल डिमांड कर रहा है वो आप वहां पे फुलफिल कर सकते हैं. वोट्स ऑफ मेंबर्स, डेफिनेटली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी भी तरीके का डिसीजन लिया हुआ हो या कुछ भी हो तो या वोटिंग राइट्स होनी चाहिए और वो एग्जीक्यूट भी होना चाहिए. सब्जेक्ट टू एनी राइट और रेस्ट्रिक्शन फॉर द टाइम बीइंग अटैच्ड to any class or classes of shares on a show of hand, every member present in person shall have one vote. एक वोट होना चाहिए. On a poll, the voting rights of the member should be laid down in section 87. सेक्शन 87 के तहत वो क्या है, वो लेट डाउन होता है. तो सारे मेंबर्स की वोटिंग राइट यहाँ पे इक्वली होती है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बेसिकली हमने पिछले एमओए में जो देखा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे डिस्क्राइब करने बहुत जरूरी है. तो ये हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है. हमारे जैसे कि इस एग्रीमेंट में आपने देखा जो भी बन रही है, जो एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो बन रहा है, यहाँ पे राजेश कुमार गुप्ता और सुनील कुमार लखोटिया जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, तो उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिफरेंट फंक्शंस भी होते हैं, उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है. वो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन किया. आप स्क्रीन पे थोड़ी देर के लिए पॉज करके ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एवरीथिंग. तो ये कुछ कॉमन टर्म्स है जो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या उनको करनी चाहिए इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो हमने मेंशन कर रखा है. नेक्स्ट इज डिविडेंड एंड रिजर्व. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. द कंपनी जनरल मीटिंग में डिक्लेयर डिविडेंड बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द अमाउंट रिकमेंडेड बाय द बोर्ड. तो कंपनी कोई भी डिविडेंड, आई मीन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, जो डिविडेंड उसे रिवॉर्ड किया जाता है, तो वो डिविडेंड बोर्ड जो जनरल मीटिंग में एक कॉमन प्लेस में बैठ के जो वो वहां पे डिस्कशन करके जो उसका आउटकम निकलता है, जो डिक्लेयर करता है, वही डिविडेंड
बेसिकली बाद में डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी और डिविडेंड जो आउटसाइड बोर्ड डिस्क्राइब हुई हुई है या जो आउटसाइड बोर्ड डिक्लेयर हुई हुई है वो डिविडेंड नहीं दिया जा सकता है। द बोर्ड में टाइम टू टाइम पे टू मेंबर्स सच इंटरम डिविडेंड as appeared it to be justified by the profits of the company। तो वो जैसे मैंने आपको कहा जो भी प्रॉफिट होगी वो डिविडेंड बोर्ड पे कर सकता है। नो डिविडेंड शैल बियर एनी इंटरेस्ट अगेंस्ट द कंपनी। कोई भी डिविडेंड अगर किसी भी तरीके का हो वो कंपनी के ऊपर एज ए इंटरेस्ट एक लायबल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज माइन्यूट्स। माइन्यूट्स बेसिकली क्या है? माइन्यूट्स बेसिकली वही है जो एजीएम से निकल के बाहर आता है, उसका आउटकम। एनुअल जनरल मीटिंग का जो आउटकम आता है वो बेसिकली माइन्यूट्स है। तो हम पॉइंट नंबर 40 में यहां देख पा रहे हैं, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall respectively cause minutes of all proceedings of general meeting and of all proceedings at meeting of board of directors or of committee of the board to be duly entered in books to be maintained for the purpose in accordance with section 193 of the Companies Act 2013। तो section 193 according to Companies Act 2013 के तहत ये सारे चीज एक बुक में रिकॉर्ड करने चाहिए जो भी वहां से आउटकम निकल रहा है, ये बहुत जरूरी है। और फर्दर क्या है? द माइनट्स ऑफ ईच मीटिंग शैल कंटेन, डायरेक्टर्स का नाम वहां पे रहना चाहिए, बोर्ड कमिटी के सारे डिटेल्स वहां पे रहने चाहिए। द नेम ऑफ द डायरेक्टर इफ डिसेंटिंग फॉर्म ऑफ नो consenting to the resolution in the case of each resolution passed at the meeting of board of committee of board of directors। नेक्स्ट, ऑल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर मेड एट द मीटिंग। मीटिंग में जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, जो भी डायरेक्टर्स ऑल्टरनेशन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट हुए, वो सारे रहने चाहिए। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्टेड एट द मीटिंग। हर तरह का बिजनेस डीलिंग्स हो या बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स हो, जो जो उन लोगों ने बोर्ड में डिसाइड किया हुआ, वो सारा वहां पे डिटेल्ड होना चाहिए। एनी सच माइनोट्स purporting to be signed in accordance with the provision of section 193 of the act shall be evidence of proceeding of the meeting। मतलब कुछ भी अंडर सेक्शन 193 प्रोविजंस जो वहां पे साइन करके जो रखा गया, जो मिनट्स का जो रिकॉर्ड रखा गया है, वो उस मीटिंग का एक एविडेंस है। फर्दर अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स हो तो उस प्रोसीडिंग्स में वो मीटिंग एज वो रिकॉर्ड एज अ एविडेंस निकल के बाहर आएगा। नेक्स्ट क्लॉज इज द सील, जो मैंने पहले ही बात किया। सील मतलब कंपनी का ऑफिशियल सील, रबर स्टैम्प, जो राउंड सील जो यूज होती है किसी भी ऑफिशियल काम में। द कंपनी शैल हैव अ कॉमन सील एंड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल प्रोवाइड फॉर द सेफ्टी कस्टडी देयरफॉर। द सील शैल नॉट affix to any instrument without proper authority given by the board। Any signature affixed in any instrument with seal, the same shall be conclusive evidence of the fact that the seal has been properly affixed। So, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है ये फ्रेंड्स, ये जानना जरूर। ये जो सील, जो किसी भी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनीज के जो सील होते हैं, ये सील बहुत ही सिक्योर चीज होते हैं। गलती से किसी भी डॉक्यूमेंट में, इंस्ट्रूमेंट में या किसी भी तरह के पेपर्स पे अगर ये लग जाए और वहां पे कुछ भी अगर गलत शराब अनाप शराब अगर कुछ डेटा डाल दिया जाए, वो लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ बन जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सील को, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, सील को बहुत ही सिक्योर्ड प्लेस में अपने कस्टडी में रखे, बशर्ते कि कहीं किसी भी गलत तरीके से गलत इंस्ट्रूमेंट में ये ना लग जाए, अदरवाइज वो इन्फोर्सेबल हो जाएगा और वो वैलिडेट हो जाएगा। तो दैट्स वेरी वाइटल पॉइंट। नेक्स्ट कम अकाउंट्स। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल इन ऑल रिस्पेक्ट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शंस। ये सारे सेक्शंस दिए हुए फ्रेंड्स देख लीजिए आप स्क्रीन, अभी मैं constant रखा हो, of the act so far as the same as applicable to a private company, the profit and loss account, balance sheet and auditor report and every other document related by under the act to be annexed or attached as the case may be to the balance sheet be sent to every members and debenture holders of the company and every trustee for the holder of the debenture issued by the company at least 21 days before the date of the annual general meeting of the company at which they are to be laid subject to provisions of the section 2019 of the act। तो मतलब जैसे कि यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया 21 डेज बिफोर सारे स्टैक होल्डर्स को, सारे ट्रस्टीज को, सारे डिवेंचर होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, सबको एंटायर कंपनी का अकाउंट्स, बैलेंस शीट, एवरीथिंग, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कि एनेक्स करके प्रॉपर फॉर्मेट में उन्हें भेजे 21 डेज बिफोर एनुअल जनरल मीटिंग, ताकि ये सारे स्टेक होल्डर्स उसे प्रॉपरली स्टडी करके अगर कुछ ग्रेवेंसेस हो, कुछ बोलना है तो वो नेक्स्ट एजीएम में अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं। अगर उस
अगर उस डेटा में उन्हें कुछ गलत लगा या फर्दर कुछ रेक्टिफिकेशन करने की जरूरी है, कंपनी के कंप्लायंसेस में प्रॉब्लम है, कंपनी के ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम है, तो ये क्वेश्चन वो लोग रेज कर सके नेक्स्ट एजीएम में। तो ये बहुत जरूरी है कि 21 डेज पहले ये सारी अकाउंट्स एनेक्स करके प्रॉपर्ली सारे स्टेक होल्डर्स को भेजा जाए। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट इज ऑडिट। ऑडिट में भी यही है फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑडिटर कंपनी का 1 मंथ के अंदर में अपॉइंट हो जाना चाहिए। और बेसिकली ये एक चार्टर अकाउंटेंट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ये एक मेंबर भी होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक चार्टर अकाउंटेंट अब फुल टाइम मेंबर फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वो एज ए ऑडिटर एक कंपनी में अपॉइंट किए जाए। कब? विद इन 1 मंथ, कंपनी फॉर्म होने का विद इन 1 मंथ के अंदर में ये अपॉइंट हो जाना चाहिए। और कंपनी की उस ऑफिस को एटलीस्ट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक उन्हें होल्ड करनी ही है, उस ऑडिटर को वो होल्ड करके रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है और इसे यहाँ पे लेट डाउन किया गया है। नेक्स्ट, द कंपनी शैल एट ईच एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंट और रीअपॉइंट एन ऑडिटर to hold office from the conclusion at the meeting in which he is appointed until the conclusion of the next AGM and shall within 7 days of appointment give intimation thereof to every auditor so appointed। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी क्या है कि कंपनी जब चाहे आफ्टर एनुअल जनरल मीटिंग में अपना डिस्कशन करके इन ऑडिटर्स को क्या कर सकती है, इन ऑडिटर्स को चेंज कर सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, द रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स विल बी फिक्स्ड बाय द कंपनी एट इट्स एजीएम। एजीएम में रेम्यूनरेशन फिक्स होगा किसका? ऑडिटर का। ये भी बहुत वाइटल एक पॉइंट है। नेक्स्ट 48 पॉइंट है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में fill the casual vacancies of the office of the auditor caused other than the resignation of the auditor, but where such vacancy is caused by the registration of the auditor and the vacancy shall be filled up by the company in general meeting। तो अगर कोई भी ऑडिटर का वैकेंसी अगर होता है या कोई ऑडिटर अगर रेजिग्नेशन डालते हैं तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त एक दूसरे ऑडिटर को ये बोर्ड सिलेक्ट कर सकती है कैजुअली फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बट जनरल मीटिंग जब आती है तो उसे फाइनली वो एक प्रॉपर उसे वहां पे असाइन कर सकती है उस काम को, या तो वो एक नेक्स्ट ऑडिटर को चूज कर सकती है। तो ये ऑडिटर की प्रोविजन है। फाइनली वाइंडिंग अप, जिस तरीके से फ्रेंड्स कोई भी कंपनी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं, कोई भी कंपनी जब खुलती है तो उसे हम लोग फॉर्म करते हैं, फ्रेम करते हैं, कंपनी फॉर्मेशन होती है, वो बिजनेस करती है। और साइमल्टेनियसली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाइंडिंग अप, मतलब कंपनी को बंद करनी भी बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी प्रॉपरली प्रॉफिट आपको नहीं दे रही है, कंपनी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रही है, तो कंपनी को उतना ही इंपॉर्टेंट है उसे प्रॉपरली वाइंड अप करके और फिर उसको क्लोजर के तहत लेके जाना, ना कि छोड़ देना। अगर हम किसी भी कंपनी को नॉर्मली ऐसे ही छोड़ दे बिना कंप्लायंसेस मेंटेन किए हुए, बिना बिजनेस ट्रांजैक्ट किए हुए, तो ये बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाती है और इनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। और इसमें बहुत सारे सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलने लगते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के खिलाफ में। तो दैट्स व्हाई ये क्लॉज बहुत जरूरी है। और वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है जो यहाँ पे दिया गया है। If the company shall be wound up, the liquidator may, with the sanction of a special resolution of the company and any other sanction required by the company in 2013, divide among the members in spite or otherwise the whole of or any part of the asset of the company, whether they shall consist of the property of the same kind or not। तो ये जैसे नॉर्मल क्लॉजेस है कि रेजोल्यूशन करके, स्पेशल रेजोल्यूशन करके कंपनी की जो प्रॉपर्टीज है या जो भी है वो डिवाइड किया जा सकता है उनके मेंबर्स के बीच में। नेक्स्ट क्लॉज आप देख सकते हैं, फॉर द पर्पस द अफोर्स्टेड लिक्विडेटर may set such value as he deems fair upon any property to be divided as aforesaid and may determine how such division shall be carried on as between the members of the different members of the classes। तो ये कुछ कुछ क्लॉजेस है, मतलब कुछ कुछ कंडीशंस है, स्पेसिफिकेशंस जो यहाँ पे दिया गया है। ये आप लोग स्क्रीन हमारी अभी पॉज में है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि वाइंडिंग अप जब होगी तो किस तरीके से उनके सारे एसेट्स को, लायबिलिटीज को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, ये सारे यहाँ पे है। क्योंकि वाइंडिंग ऑफ द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके जो फेनोमेना है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से उसे मूव करना चाहिए, वो क्लॉज यहाँ पे डाले गए हैं। आफ्टर दैट फाइनली एकदम लास्ट पार्ट है जहां पे हमने फिर से वो शेयर होल्डर्स या सब्सक्राइबर्स का हमने डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकती है कि
जो भी यहाँ पे सब्सक्राइबर्स उनके नेम एड्रेस वगैरह वगैरह डिस्क्रिप्शन सारे डाले हुए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो हमने इशू किया हुआ है, इंडिविजुअल एक एक डायरेक्टर्स को, जो डायरेक्टर यहाँ पे मिस्टर राजेश कुमार गुप्ता डायरेक्टर है, उनके नाम पे 25,000 शेयर एलोकेटेड है, एंड देन सुनील कुमार लखोटिया के नाम पे भी 25,000 शेयर एलोकेटेड है, और उनको विटनेस यहाँ पे कर रहे हैं एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, पार्क स्ट्रीट कोलकाता के। तो ये पार्ट भी मतलब ये सब्सक्राइबर्स का पार्ट भी इसमें फाइनली देना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे डेट हमने डाला हुआ है एंड प्लेस भी डाला हुआ है। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे आप लोगों को समझाया फ्रेंड्स। ये सारे एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बहुत ही वाइटल डॉक्यूमेंट है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सारे हमें आपको क्लॉजेस भी यहाँ पे दिखाया। क्लॉजेस के बाद ये डॉक्यूमेंट बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ी सी आपको जस्ट देखनी है और डिस्कशन करना है स्टेक होल्डर्स के साथ या डायरेक्टर्स के साथ, जो इनके डायरेक्टर्स बनने वाले हैं, और आपको ये फॉर्म करनी है। ये एंटायर डॉक्यूमेंट आप एक बार और अच्छी तरीके से पॉज करके पार्ट बाय पार्ट आप इसे देख सकते हैं, और किसी भी पॉइंट में अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो या कुछ क्वेश्चंस हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट बॉक्स में आप डालना ना भूलें, एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू रिप्लाई ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेरीज। वीडियो अगर ये पूरा अच्छा लगे तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और यूं ही लीगल स्टनिंग अपडेट्स के लिए हमेशा बने रहें। थैंक यू।